सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्। नमस्कार, एसवीसीएसई मीडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने संपूर्ण कॉलेज को एक धागे में पिरो रखा है। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर पारितोष अवस्थी जी। सर, सर्वप्रथम स्वागत है आपका। सर, सर्वप्रथम यह बताइएगा कि आपने महाविद्यालय का पदभार कब ग्रहण करा और आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थी उस समय? थैंक यू अभिषेक, आपके इस इंटरव्यू के लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ। जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा है, लगभग 11 साल पहले मैंने इस कॉलेज में प्राचार्य के रूप में अपना उत्तरदायित्व संभाला था। और ये चूंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये कॉमर्स में इंदौर का सबसे पुराना कॉलेज है प्राइवेट, तो उस वक्त की जो यहाँ की स्थिति थी वो अनुशासन क्या होता है वो कल्चर में ही नहीं था जी। तो सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त ये थी कि क्लास लगना, पढ़ाई पर ध्यान देना, स्टूडेंट यूनियन का उस वक्त दबाव बहुत प्रशासन के ऊपर रहता था, कॉलेज प्रशासन के ऊपर, और बहुत सारे प्राध्यापक भी उनके दबाव में रहते थे। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा ये बात जानकर कि जैसे अभी हम यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं और अचानक से जोरों से ढोल बजने की अगर आवाज आपको आ जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? जी सर। तो एक कॉलेज के परिसर में इस प्रकार का समझ लीजिए कि अनुशासन का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ के गेट पर 20-25 कथाकथित छात्र नेता खड़े रहते थे जी। और वो कॉलेज का माहौल, पढ़ाई न हो, उनका वर्चस्व बना रहे, इस और कार्य करते थे। जी सर। तो चुनौती तो यहीं से शुरू हो गई थी सबसे पहले कि कॉलेज में एक कल्चर और जो डिसिप्लिन कल्चर, और जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरे महाविद्यालय का फायदा, बच्चों का फायदा, ये एक चुनौती थी। और वो इस कमरे में बैठकर वो समस्या हल नहीं हो सकती थी जब तक कि उस जहाँ जिस जगह बीमारी है, जब वहां पर जब तक कैंची और ऑपरेशन नहीं करना पड़े तब तक वो संभव नहीं था। और मुझे बहुत खुशी है कि महाविद्यालय के जो मैनेजमेंट था उन्होंने मेरे को पूरा साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा। और ऐसे जगह पर जब वहाँ ऐसे उत्पात होते थे मैं खुद जाता था, और जब एक प्रिंसिपल ही, अगर एक सेनापति अगर फ्रंट मोर्चे पे चला जाता है तो स्वाभाविक है कि जो हमारे साथी प्राध्यापक कर्मचारी थे वो भी मेरे साथ आ जाते थे। जी सर। और इस प्रकार से हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर उस वातावरण को बदला। और उस वातावरण को बदलने के कारण ये है आज की स्थिति में इन 11 सालों में कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो लगभग बराबर हो गया है, जबकि उस वक्त 100 बच्चों में एक लड़की हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रारंभिक चुनौती थी और उस चुनौती को हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से पूरा करा। और आज आप खुद भी देख रहे होंगे कि कॉलेज में कैसा वातावरण है। जी सर, कॉलेज में बेहद शांतिपूर्ण वातावरण है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वातावरण है सर। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि पढ़ाई व अन्य क्षेत्रों में आपके आने से क्या क्या परिवर्तन आए? फिर वहीं से मैं शुरू करूंगा कि जब
कोई डिसिप्लिन था ही नहीं, तो कोई एक्टिविटी भी नहीं होती थी। यस सर। प्राध्यापक, टीचर, इवन प्रिंसिपल उन एक्टिविटी कराने का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि वहाँ हुड़दंग होगा, गुंडागिर्दी होगी, अनावश्यक रूप से दबाव आएंगे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हटने लगी, क्योंकि महाविद्यालय या कोई भी, मैं समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन रहती हैं, वहां पर मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि बच्चों को हर प्रकार का प्लेटफॉर्म मिले पढ़ाई के साथ साथ। तो जब पढ़ाई, एजुकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ ये जितनी चीजें वो अपने आप ही जुड़ती जाती हैं। तो फिर जब वो एजुकेशन के सिस्टम को हमने समझा, क्लासेस, टाइम टेबल, पूरी क्लास लगें, तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे वो दूसरी चीजें भी जुड़ने लगी, जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी रहती है, वो सब चीजें धीरे धीरे जुड़ने लगी। कॉलेज का वातावरण बदलने लगा। और मैं समझता हूँ कि एक जो बच्चे को, जो एक स्टूडेंट कॉलेज आ रहा है, और जब वो एक कॉलेज के बाद घर जा रहा है, और अगर वो पूरे उस डेली रूटीन को अपने मन में अगर वो रिकॉल करे, तो उस बच्चे को उस दिन का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जी। तो हमारा ये सबका प्रयास रहा कि अब बच्चों को ऐसा है कि वो अपने कॉलेज की लाइफ से, मैं समझता, अभी भी काम तो बहुत करने हैं, लेकिन फिर भी जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, वो बीच का मुकाम है। आज के समय की चुनौतियां कुछ अलग हैं, उन चुनौतियों को समझना, और इस ओर हम बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एकमात्र स्टूडेंट यहाँ से डिग्री लेके नहीं जाए, डिग्री के साथ उसको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन लेके जाए, जो कि जहां भी उसकी रुचि है उस जगह अगर वो आगे बढ़े तो उसको कामयाबी मिले। जी सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि महाविद्यालय में आने वाले समय में कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स और जुड़ेंगे छात्रों के विकास के लिए? देखो, हमारा जो एक्चुअली जो कॉलेज है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल का जो भी करिकुलम है उसके अंतर्गत हम आते हैं, जो कि बहुत ही एक फ्रेम के अंतर्गत है। लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है कि उस फ्रेम का जो करिकुलम है उसको हम पूरा करें, साथ ही साथ सपोर्टिंग कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स, और ऐसे उनमें मतलब है ना, स्किल को डेवलप करें, जिससे बच्चा क्या है कि उसको प्रोफेशन की तरफ क्या करे, उसको झुकाव है। और इसलिए महाविद्यालय में एक जो बच्चों को इंग्लिश बोलने में तकलीफ आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे वो इंग्लिश भाषा है, उस और बच्चे को ध्यान देना, अच्छा वो सुन सके, अच्छा लिख सके और अच्छा बोल सके। ये पहली एक सीढ़ी होती है जहां पर बच्चा अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन, एक तो उसका फिजिक रहता है कि वो फर्स्ट इंप्रेशन, उसके बाद जब बातचीत करता है तो दूसरा इंप्रेशन, फिर नॉलेज तीसरे नंबर पे आता है। तो यहीं पर है कि बच्चा मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से वो क्या रहे, इंटरनल इतना मजबूत हो कि जब भी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाए तो उस आधार पर वो आगे के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर पाए। जी सर, मेरा अगला प्रश्न ये है, जैसे कि अभी खेल वार्षिक महोत्सव का आयोजन हुआ कुछ दिनों पहले, कल ही समाप्ति हुई है उसकी, तो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अद्भुत प्रदर्शन दिया है उसमें। तो महाविद्यालय की ओर से उन्हें क्या सुविधाएं मिलेगी जिससे वह संभागीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके? अभिषेक, मैं समझता हूँ कि लगातार ये शायद चौथा साल आएगा जब विश्वविद्यालय द्वारा जो भी उस स्तर की कंपटीशन की जाती है, अगर वो 35 विधाएं अगर स्पोर्ट्स की विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है, तो मैं समझता हूँ आधे से अधिक में महाविद्यालय के स्टूडेंट भाग लेते हैं, और वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने क्या करा, खेलो इंडिया और जो ओलंपिया में जो भी पहले रहती हैं उनकी, उस तक तो वहां गए। और अगर आप थोड़ा सा देखें अगर पीछे, तो ये सब ट्रॉफी महाविद्यालय में उन बच्चों के द्वारा ही क्या अर्जित की गई हैं, जो कि इस चेंबर की शान बना रही हैं। और आप बाहर का उसमें भी देखेंगे कि हमारे यहाँ की कुछ बच्चे ऐसे जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये जो एक परंपरा जो डली है, और जो एक मैसेज जो जा रहा है बच्चों को, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको मालूम है कि अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छा, वो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो मुकाम प्राप्त करते हैं, तो महाविद्यालय का जो मैनेजमेंट है, जो वैष्णो ट्रस्ट है, उन वैष्णो ट्रस्ट की तरफ से भी उनको स्कॉलरशिप
यानी एक तरीके से मैं देखूं कि वो उन उन बच्चों को यहाँ पर उनका जो कि फीस और स्कॉलरशिप है वो दोनों ही दी जाती है, जिससे बच्चे कुल मिला के क्या अपना कंसंट्रेशन पूरी तरीके से अपने खेल में दें, उनको आर्थिक भार भी ना आए और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। अंत में सर मैं यह पूछना चाहूंगा, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए? देखो, हर हर एक स्टूडेंट का ये सपना रहता है कि उसका भविष्य बेहतर हो। हर माता पिता ये सोचता है कि उनका बच्चा वो जो नहीं कर पाए अपने जीवन में वो उनका बच्चा कर पाए। तो हम तो उससे बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठे हो कि हमारे इस कॉलेज में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे स्टूडेंट भी हैं, साथ में कहीं ना कहीं उनके हम पेरेंट्स भी हैं। तो मैं इस माध्यम से, आपके इस माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बच्चे अगर कॉलेज आए और कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी एक्टिविटी है उन पर क्या करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दो बातें होती, देखो अभिषेक, आपको किसी चीज की कमी है, आप किसी से बोलने में अगर डरते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो दो रहेगा, अगर आप कॉलेज आएंगे तो आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप बात कर पाए, धीरे धीरे आपकी शुरुआत होगी, आप उसमें निपुण होंगे। और अगर आप बहुत अच्छे से बात करते हैं तो आपको देखकर वो बच्चे भी क्या होंगे, आपसे अभिप्रेरित होंगे। तो कॉलेज में स्टूडेंट जब आपस में मिलते हैं तो उनमें क्या है, अंदर ही अंदर एक प्रकार की कंपटीशन होती है। यस सर। तो वो कंपटीशन थोड़ी बनी रहे। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि वो कोई है ना यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति में है, लेकिन अच्छी बेहतर चीज को वो अपनाए, है ना। तो अगर बच्चे कॉलेज में आएंगे तो उनको वो सब ऐसा माहौल मिलेगा, माहौल मिलने के बाद उनमें जो भी कमी है उसको पूरा करें, और अगर वो अच्छे हैं तो और आगे बढ़े। तो ये सब चीजें कॉलेज में मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो किसी कोचिंग क्लास में जाके अपना कैरिकुलम पूरा कर ले और परीक्षा दे दे और पास हो जाए। मैं सोचता हूँ कि ये उनका जो सोचना है वो बहुत गलत है, क्योंकि कॉलेज में आप देखिए हर टीचर का एक स्पेशलिस्ट टीचर है अपनी क्लास में, वो धीरे 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 कोर्स को पूरा करता है। तो जो धीरे धीरे कोर्स को पूरा करता है तो वो दिमाग में भी रहता है। साथ साथ कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, आपने खुद अभी जिक्र करा कि स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ, बच्चे बाहर के दूसरी जगह कहीं पोस्टर का कंपटीशन है तो अपने स्किल को दिखा रहे हैं, कहीं रंगोली है, कहीं आपको वाद विवाद प्रतियोगिता, स्पोर्ट, ये सब चीजें का अगर अगर देखा जाए तो उसकी ओरिजिन कहाँ रहेगी, वो कॉलेज ही रहेगी। कॉलेज। तो मैं समझता हूँ कि इस मैसेज से उन सब बच्चों तक पहुंचे और वो कॉलेज आए, और अगर फिर वो आने के बाद भी अगर उनको ऐसा लगे कि हमको आने का कोई फायदा नहीं मिला, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें फिर कमी मेरी आएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं और कॉलेज का जितना भी स्टाफ है वो बच्चों के लिए मतलब कदम से कदम मिलाकर खड़ा। सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे अभी हमारे बीच डॉक्टर पारितोष अवस्थी जी। रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Hello and welcome to this interview session with me, Kanika. So आज का इंटरव्यू सेशन कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मल्टी डायनामिक पर्सनालिटी जुड़ने वाली है, जिन्हें 2016 में एमपी गवर्नमेंट से ई गवर्नेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है। एमपी गवर्नमेंट के साथ साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी एक्सपर्ट है, साथ ही साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम भी अंकित है, और श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में प्रोफेसर और स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव भी है, डॉक्टर राकेश उपाध्याय सर। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर इंटरव्यू सेशन। जी सर, सबसे पहले तो नीमच के एक छोटे से गांव रामपुर से एक लड़का जो साइकिल चलाता था, साइकिल चलाने का शौक रखता था, बड़े बड़े सपने लेकर इंदौर आया। तो साइकिल से साइबर तक का सफर कैसा था? अच्छा था। प्रयास करने का अपना एक अलग ही मजा है और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। रिजल्ट अच्छा आए या नहीं आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो प्रयास करता रहा तो आज यहाँ आ गए और आपके सामने बैठे। सर, आप प्रोफेसर हैं जी, शिक्षा के क्षेत्र में थे, है अभी भी जी। सर, तो शिक्षा से साइबर की तरफ आने का एक बहुत बोल सकते डिफरेंट एंगल था, तो ये डिसीजन कैसा रहा आपका? देखिए, अलग अलग अपडेशन मार्केट में चलती रहती है। कभी रोजगार की तरफ मार्केट जाता है तो कभी झुकाव उसका साइबर की तरफ चला जाता है।
कभी किसी और अपडेशन पे चला जाता है, तो हमको भी वैसा अपडेट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मेरी तो फील्ड ही यही है, मैं कंप्यूटर साइंस में PhD हूँ, तो मेरा ऐसा मानना रहता है कि साइबर को भी अपने उस लेवल के अंदर ले जाना चाहिए। तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक सोचता हूँ कि लोग शिक्षित हो और लोग साइबर अवेयरनेस के प्रति जागरूक हो और कम से कम साइबर फ्रॉड जो रहे उससे वो बचे। सर, आज हम दो दुनिया में जी रहे हैं, जी। डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं हम डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, हम मतलब एक तरीके से पहुंच ही चुके हैं वहां पर। तो ऐसे में आपके अनुसार, आप IT एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो आपके अनुसार ऐसे कौन से लोग ज्यादा मतलब क्वांटिटी में बोल सकते हैं हम जो साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका। थैंक ये यू। जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब साइबर फ्रॉड के सबसे ज्यादा शिकार है। इनको बोलते हैं उच्च शिक्षित लोग। ओके। उच्च शिक्षित लोग सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, क्योंकि वो सोचते समझते नहीं। उनको लगता है कि हमारी इमेज फैक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि व्हाइट कलर लोग होते हैं, तो उनको जरा सा अपन डरा देते हैं ना, तो वो एकदम डर के वो चीजें करने लग जाते हैं जो वो बिना सोचे समझे कर लेते हैं। तो मेरा थोड़ा सा मानना है कि उच्च शिक्षित लोगों को इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति एक बार बोल सकता है कि मुझे मोबाइल चलाते नहीं आता है, मैं थोड़ा सा इस तरफ नहीं बचूं, लेकिन ये थोड़ा सा एक हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके। सर, पहले ऐसा बोलते थे कि OTP किसी को मतलब देना नहीं है, वरना आपका साइबर फ्रॉड हो सकते हैं आपके साथ। बट आज तो हम इतने जागरूक हो गए, हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन है कि किसी को भी हम OTP देंगे नहीं। बट बिना OTP दिए भी तो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो उस पर आपके क्या विचार है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। OTP का जो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, है ना। कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो एक OTP हमको मिलता है 6 अंक का। वो 6 अंक का रेंडमली एक वर्ड अक्षर रहते हैं, उसको हम जब उसमें डालते हैं नंबर्स को, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। साइबर ठग हमें यही सिखाया गया है कि हमको OTP नहीं देना है, हमको OTP नहीं देना है, हमको OTP नहीं देना। इससे आगे हम सोचते ही नहीं। अभी आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। वेलकम बैक टू आवर शो। तो अगर आप एपिसोड फर्स्ट और सेकंड देखकर आए हैं तो आप लोग जानते हैं कि वहां हमने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया एक्सप्लोर करी थी, लाइब्रेरी एक्सप्लोर करी थी। पर आज एपिसोड थर्ड में पूरी वाइब ही डिफरेंट है। आज होंगे नए गेस्ट, नए टॉपिक और नए क्वेश्चन, क्योंकि आज साइबर की सिक्योरिटी नहीं, आज माइंड की सिक्योरिटी एक्सप्लोर की जाएगी। क्योंकि माइंड की सिक्योरिटी मतलब साइकोलॉजी। और to guide us through the maze, we are having a dynamic personality, Professor Mrs. Shraddha Mandania ma'am. So ma'am, welcome back to our show. मैम, आप साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने इंटरेस्टिंग फील्ड में आप आई कैसे, और क्या ऐसे फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस किए जिसकी वजह से आपने इसे एज अ प्रोफेशन चूज किया? स्टार्टिंग से ही मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी थी कि कैसे थिंकिंग होती है, क्यों थिंकिंग पर प्रोसेस होती है, कैसे हम उस थिंकिंग के बेसिस पर रिएक्शन देते हैं। इन सब मैथ्स के बीच में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, या मैं बोल दूं मेरे मेंटर्स ऐसे रहे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आपको ये फील्ड चूज करना चाहिए। तो क्यूरियोसिटी पैशन में बदल गई, और ये पैशन अब मेरा एक पाथ बन गई है कि मैं साइकोलॉजी से ही डील करूँ। मैम, साइकोलॉजी को जब हम आमतौर पर इसके बारे में बात करते हैं तो साइकोलॉजी को हम द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर कहते हैं। तो एक्चुअली में आपके हिसाब से, या हम साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? साइकोलॉजी को मैं एक मिरर के जैसा बता सकती हूँ। ओके। जो हमें इन आउट, हमारे थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, हमारे इमोशंस क्या चल रहे हैं, उन इमोशंस के पीछे हमारा बिहेवियर क्यों और कैसे डेवलप हो रहा है, क्यों हम उस बिहेवियर के पीछे का ऑब्जर्वेशन समझ रहे हैं, ये एक हमारी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करता है। और इन्हीं सबके बीच का जो कनेक्शन होता है वो मेरे हिसाब से साइकोलॉजी है। ओके। हम अभी आपने आपके आंसर में एक टर्म जो डिनोट की विच इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैम, हाउ साइकोलॉजी हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? डेली लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो हम हर छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं, हम हर टाइम इमोशन से डील करते हैं। हम उन इमोशंस के साथ जब डील करते हैं तब कुछ इमोशंस को हमें दबाने पड़ते हैं और कुछ इमोशंस को हमें शो करने पड़ते हैं। तो यही साइकोलॉजी का मेन क्रक्स है कि इट्स नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट्स होल पर्सनालिटी। कि हम एक इंडिविजुअल को किस तरीके से कब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
मैम मैंने थोड़े दिन पहले कहीं पढ़ा था, कंट्रोल योर इमोशंस अदरवाइज इमोशंस विल कंट्रोल। तो मैम ये क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? कोई ऐसे केसेस जो आपने कभी सुना हो या आपने कभी पढ़ा हो? बिल्कुल बिल्कुल इमोशंस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इमोशंस जो है हमारे जो डेली रूटीन चल रही है जिसमें हम टेक्नो फ्रेंडली भी होते जा रहे हैं, हमारे इमोशंस जो है हमें कहीं पर कंट्रोल भी करने पड़ते हैं। उन इमोशंस को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो वो इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगेंगे। और जब वो इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि हम डिस्ट्रक्टिव वे में ज्यादा जाए। तो बेटर है कि इमोशंस हमें कंट्रोल करें। इसके लिए हम इमोशंस को समझें, समझने के बाद उन इमोशंस को एप्लीकेबल कैसे करें कि उनके एंड रिजल्ट क्या रहेंगे, पहले ये सोचें। जस्ट 2 मिनट का पॉज ले कोई इमोशंस डालने के बाद। ओके मैम, जैसे अभी आपने इमोशंस वाली बात करी, तो आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा एंशियस है किसी भी चीज के लिए। यूथ की बात नहीं कर रहे, आज हम सभी कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी जनरेशन है वो बहुत एंशियस होते जा रहे हैं। तो क्या इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो क्या सोशल मीडिया या स्ट्रेस हो सकता है आज की लाइफ का? बिल्कुल हो सकता है। सोशल मीडिया या में जो रियल लाइफ बोलते हैं, जो वर्चुअलिटी पर डील करते हैं, उसको अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वर्चुअलिटी में मुझे सडन हैप्पीनेस मिलती है, मुझे आइडेंटिटी मिलती है, मुझे इसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। बट जब मैं इसको रियल में लेकर चलती हूँ तो फॉर एवरी सिंगल शूट मुझे एफर्ट्स डालना है। चाहे मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ, चाहे मैं डेली रूटीन की बात करूँ, मुझे एफर्ट्स के बिना कुछ भी चीज हासिल नहीं होगी। बट वर्चुअलिटी में या रियल लाइफ में ये सारी चीजें जस्ट एक पोस्ट के थ्रू मुझे मिल जाती है, जो मुझे ज्यादा हैप्पीनेस देती है। आगे चलकर ये मुझे नुकसान करेगी, क्योंकि मुझे उस वर्चुअल और रियलिटी में डिफरेंस क्लियर नहीं कर पा रही हूँ मैं कि एक्चुअल में मेरे लिए कौन साथ में है और कौन साथ में नहीं है। मैम कोई साथ में नहीं है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आज सबसे बड़ा डिसऑर्डर मैं कह सकती हूँ। हर किसी को कहीं ना कहीं फील होता है अपनी अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टेज में। आपके हिसाब से आपके क्या थॉट्स है इस डिसऑर्डर के लिए? मेरे हिसाब से फोमो एक सोशल कंपैरिजन है। उसका मेरे से ज्यादा ऊंची पोस्ट पर जाना, उसका मेरे से ज्यादा हासिल कर लेना, ये मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट की एक आइडेंटिटी बताता है कि मैं कहीं ना कहीं से वहां पर से लेफ्ट में हूँ या बिल्कुल उसको टक्कर नहीं दे पा रही हूँ। तो ये एंजाइटी है या सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर मैं बात कर लूँ, इनसिक्योरिटी है, या मैं अपने आप को वहां पर वैलिडेट नहीं कर पा रही हूँ उस एस्पेक्ट पर। तो दैट इज फोमो फॉर मी। ओके मैम, साइकोलॉजी अगर आपको हमारे यूथ को और पूरी सोसाइटी को कोई मैसेज देना हो जो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो क्या मैसेज होगा? साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं अवेयरनेस और माइंडफुलनेस 2 वर्ड यूज करूंगी। ओके। हमारे इमोशन से, हमारे बिहेवियर से, हमारी हर एक सिंगल एक्टिविटी से हमें अवेयर होना जरूरी है। और सेकंड इज अवेयरनेस, फर्स्ट वन इज अवेयरनेस एंड सेकंड वन इज माइंडफुलनेस। 5 मिनट अपने थॉट को समझिए, 5 मिनट अपने उन थॉट को दीजिए जो आप सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं। ये थॉट आपको बताता है कि आप किस ट्रैक पर जा रहे हैं, साथ में आपके स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करने का काम करेगा, प्लस आपके फोकस को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमें 2 चीजों पर, एक तो हमारे अवेयरनेस क्या है, दैट इज बिहेवियरल अवेयरनेस एज वेल एज इमोशनल अवेयरनेस, और हमारा माइंडफुलनेस, हमारा माइंड किस तरीके से पॉजिटिव वे में थिंकिंग करता है। आपको बहुत टाइम हो गया इस साइकोलॉजी फील्ड में, तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो आपने क्या कभी ऐसा कोई कॉमन थिंकिंग पैटर्न नोटिस किया स्टूडेंट्स में? मैं अगर पर्टिकुलरली साइकोलॉजी के स्टूडेंट की बात करती हूँ तो उनका कॉमन थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो चुका रहता है। वो ऑब्जर्व करना समझते हैं, उस ऑब्जर्व को कैसे परसीव करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दे नो इट वेरी वेल। और पूरे क्राउड में वो आपकी अलग आइडेंटिटी बताते हैं, मैं आपको बताते हैं। तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या मैं जनरल स्टूडेंट की बात करूँ, दे आर नॉट बिलोंग टू साइकोलॉजी, बट अपनी हर एक की आइडेंटिटी होती है जो अपने आप को दूसरे से अलग। मैंने कहीं सुना भी था इमोशनल हाईजैकिंग, ये एक ऐसी टर्म है जो इसके बारे में मैं जानना चाहती थी, बट मुझे उतना करेक्ट आंसर मिल नहीं पाया इस चीज के। तो एज अ साइकोलॉजी एक्सपर्ट आज मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं इस बारे में जानना चाहूंगी कि ये चीज, ये जो टर्मिनोलॉजी है क्या और इसका इम्पैक्ट आज सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है? अभी तक हमने हाईजैकिंग वर्ड प्लेन के उसमें पढ़ा था, या समझा था कि प्लेन हाईजैक हो गया है। बट जब हम हमारे इमोशन से डील करते हैं, जैसे प्लेन हाईजैक हुआ है, किसी और इंडिविजुअल ने उसको अपने अंडर में ले लिया है, सेम हमारे इमोशंस को किसी और ने कंट्रोल करके रखा है। दैट इज इमोशनल हाईजैकिंग।
तो इमोशनल हाइजैकिंग अगर मैं डेली लाइफ में बोलूँ तो आजकल पेरेंट्स भी इम्पेशेंट हो गए बहुत, बच्चों को छोड़कर पेरेंट्स भी इम्पेशेंट हो गए, उनके पास बहुत मल्टीटास्किंग है। सेम एक एग्जांपल है, गार्डन में बच्चे भी खेल रहे हैं, गार्डन में एज अ पेरेंट उनको भी मी टाइम चाहिए और कंटिन्यूअसली बीप बज रहा है फोन का, एक मेल नोटिफिकेशन आ रहे हैं या फिर मैसेजेस के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सेम टाइम पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि वो किसकी तरफ फोकस करें। बच्चे कंटिन्यूअसली उनको फोर्स कर रहे हैं हमारे साथ खेलो, पेरेंट जो है उनका फोकस है कि वो मेल को रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि फील्ड ही ऐसा है उनका कि वहां पर उनको अटेंटिव रहना पड़ेगा। इस कंडीशन में पेरेंट्स तो झंझना दिए बच्चों के ऊपर, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, बट क्या मिला इन सबसे, ना तो आप मेल का रिस्पॉन्स दे सकते हो, ना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ना ही आप मी टाइम दे सकते हो। तो इन सब इमोशंस के साथ जब हम डील नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं हाईजैकिंग, और जब इमोशंस के साथ में हाईजैकिंग हो रहा है दैट इज इमोशनल हाईजैकिंग। मैम इसके कुछ प्रिकॉशंस जो हम माइंडफुलनेस, योगा मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। अगर आप क्लिनिकली किसी चीज के साथ डील नहीं कर रहे हैं जहां पर आपके न्यूरॉन्स में कोई गड़बड़ नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ नहीं है, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप मेडिटेशन अपनी लाइफ में, चाहे वो भले 5 मिनट का पर वो बहुत जरूरी है, जो आपको काम रखने का काम करेगा। मैम हमारे साथ बहुत से ऐसे व्यूअर्स अब जुड़ेंगे, जुड़ चुके भी हैं, जो साइकोलॉजी, अब ये एपिसोड देखने के बाद उनमें भी साइकोलॉजी को लेकर बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा, और अगर किसी को साइकोलॉजी में अपने करियर बनाना है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? ऑप्शंस में आफ्टर मास्टर्स आप या आफ्टर ग्रेजुएशन आप, एक तो ऑप्शन है बीएससी और एक है सॉरी एमएससी और सेकंड ऑप्शन है एमए। इट डिपेंड्स कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या कुछ और फील्ड में। रादर देन दिस आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जा सकते हैं, जनरल या एकेडमिक साइकोलॉजी में जा सकते हैं, अलग अलग फील्ड है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं। मेजरली सब्जेक्ट को अगर मैं बाइसाइड कर दूं तो जो आपका सोल आपको परमिट करे उस टाइप की साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं। क्योंकि पूरा इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर भी दिखता है। आप किस तरीके के पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, किस तरीके के क्लाइंट के साथ डील करते हैं और किस तरीके के स्टूडेंट के साथ डील करते हैं। सारी डीलिंग आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंज लाने का काम करती है। मैम आज आपके साथ जुड़कर इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आज का सेशन डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहा, मुझे भी बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ, और मैं 100% कह सकती हूँ कि जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, हमें सुनेंगे, उन्हें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए SPCSE मीडिया ऑफिशियल पर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चन कीजिए। अगर इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, मैम से क्वेश्चन है, हमसे कुछ क्वेरीज है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स टू मैम, हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक रावल एंड हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर कशिश उपाध्याय का, जिनकी वजह से आज ये पॉडकास्ट हो पाया। तो मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।